At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. स्वागत है आपका इनके जवाहर में। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप नेहरू के कंट्रीब्यूशन को फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने नेशनल मूवमेंट को शेप किया? देखिए, नेहरू जी कोई 28 साल ये आज़ादी की लड़ाई में जुड़े हुए हैं और वो और मेरे माँ बाप भी गांधी जी के की लड़ाई में शामिल हुए, जेल गए वगैरह वगैरह। पर नेहरू का हिस्सा उससे बहुत पहले शुरू हो गया था, क्योंकि वो शायद बहुत जवान थे जब गांधी जी से पहले मिले और उन्होंने गांधी जी का परिचय अपने पापा को किया। वो लाए गांधी जी को परिवार में, क्योंकि मोतीलाल जी को उन दिनों में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। वो अपना लीगल प्रैक्टिस चला रहे थे और बल्कि जब वो आ गए पॉलिटिक्स में और गांधी जी से जब एक बार मिले, गांधी जी अपनी सॉल्ट मार्च पर थे और मेरे नाना जी उनसे मिले किसी जगह मार्च पर जाके मिले। गांधी जी ने कहा था कि मैंने सब लोगों से कहा है कि अपना प्रोफेशन छोड़ दें और आपका पूरा काम अब इस लड़ाई में होना चाहिए। तो मेरे नाना जी से मैंने कहा कि बापू, आपको पैसों की ज़रूरत है, फंड नहीं है इस लड़ाई के लिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं अपने केसेस लेता रहूँगा और आपको फिर मैं फंड दे सकूँगा। गांधी जी ने कहा अंग्रेज़ी में, इट इज़ यू आई वॉन्ट, नॉट योर मनी। तो इस बात पर, इस ख्याल पर हम सब पले हैं, हम सब बड़े हुए कि ये एक और ही कहानी है इज्जत की और बलिदान की। और उसके बाद नाना जी ने, आपको मालूम भी है, अपना घर, जिसमें बहुत आलीशान और बड़ा घर था जिसमें बहुत रिश्तेदार रहते थे उन दिनों में, उसको बलिदान किया कांग्रेस को। वो आनंद भवन कहलाता था, उसका नाम बदल दिया और स्वराज भवन अब तक कहलाता रहा है। उन्होंने अपने परिवार के लिए उससे बहुत ज़्यादा छोटा घर बनाया जिसका नाम आनंद भवन था। तो ये सब हो रहा था और इसमें मामू, मैं क्या बताऊं, वो शुरू से, जैसे वो काफ़ी जवान थे तब, पर उससे जुड़े रहे, यानी कभी हिले नहीं वहाँ से। और जो उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया, वो मैं जानती हूँ कि किसी और के बराबर नहीं था, क्योंकि और उनका परिवार भी उनके साथ बदला। उस दिन से जो कुछ फॉरेन चीज़ थी घर में रोक दी, वाइन वगैरह जो मेरे नाना जी रखते थे, पिलाते थे अपने ब्रिटिश दोस्तों को, और सब बंद। खादी, चाहे पर्दे हों, चाहे पलंग के चद्दर हो, चाहे रुमाल हो, खादी। और उन दिनों में खादी
बहुत मोटा था, बारीक नहीं जैसे आजकल बहुत खूबसूरत बारीक आदमी, कुछ नहीं। तो मेरी माँ भी वही पहनने लगी, सब लोग घर के वही पहनने लगे, और हम खादी के कुर्ते पहनते थे और गांधी टोपी। और स्कूल में कौन गांधी टोपी पहनते थे? तो यानी हम बिल्कुल ये तय किया था कि हम इससे नहीं हिलेंगे, चाहे और बच्चे हंसें हमारे ऊपर स्कूल में, ऐसा होता है ये क्या पहना हुआ, पर हम रहे बहुत दृढ़ इस मामले में। मैम, जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हम देखते हैं कि पार्टीशन जैसा माहौल, सिविल वॉर, ब्लडशेड, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, एक इंसर्जेंसी भी देश में हो रही है, रियासतों को मिलाना है, ये सारी चीज़ें, इतने सारे चैलेंजेस, वोट नहीं थे। इन सब चैलेंजेस में नेहरू कैसे इस देश का निर्माण कर पाए और कितना क्रिटिकल था उनका कंट्रीब्यूशन पर्सनल, जो आज हम भारत का विकास देखते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि पार्टीशन जो हुआ है वो हिंदू राइट और मुस्लिम राइट ने करवाया। ये आरएसएस वगैरह जो मुस्लिम हिंदू कंट्री चाहते थे, और जिन्ना वगैरह, नहीं तो क्यों होता पार्टीशन। और नेहरू को ये सबसे बड़ी फिक्र थी वो विभाजन होने के बाद कि हम जुड़े रहें, हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी हो वो इंडियन है। और उन्होंने ये भी बहुत मशहूर उनका मुहावरा कि मैं नहीं कि अगर कोई मुस्लिम को कुछ भी हो, उसको कोई मारे पीटे, उसको डर हो रहने का, तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये क्यों है, और मैं जाऊंगा अगर कोई ऐसी हालत में हो उसको बचाने के लिए, मैं खुद पहुंच जाऊंगा उसी जगह। और ये हुआ भी कि कई बार जहाँ ये आफतें हो रही थी उन दिनों में वो पहुँचे। तो उनका सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने, गांधी जी ने हिंदुस्तान बनाया, आप समझिए उसके पहले अलग अलग प्रिंसेस भी थे और ये भी थे, वो भी थे, जोड़ा उसको, जुड़ा रहे, ये नेहरू का काम था। तो जुड़ा रहे, और हमारा समाज कभी नहीं हिंदू रहा है, यानी हमारी सभ्यता नहीं, हमारा इतिहास नहीं, हम एक डाइवर्स कंट्री थे, बहुत तरह के लोग, बहुत धर्म सब थे। इसलिए नेहरू की पहली सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसमें हर हिंदुस्तानी को हक था कि जैसे भी चाहे वो जिए, जो भी कुछ चाहे खाए, जैसे भी चाहे, जो भी धर्म का पालन करे वो करता रहे, इसमें कोई फर्क नहीं। सबसे बड़ा काम आप पूछ रहे हैं ये था। मैम, और हम लोग अभी ये देखते हैं कि नेहरू के टाइम में हर क्षेत्र में काफ़ी ग्रोथ और प्रोग्रेस हुआ, जिसको नेहरू रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे। कि आप हेल्थ में भी देख रहे हैं, वो आप सारे इस विकास के सारे पैरामीटर्स में जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे, उसके बाद जो नेहरू ईयर्स को हम देखते तो ग्रोथ का ईयर्स कहते हैं। तो आप नेहरू को, जो भारत को विकास के रास्ते में पहुंचाने वाले नेता के तौर पे, उनको कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया? सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हीं का था, और सबसे बड़ा वो सोशलिस्ट थे। पर मेरा ख्याल है कि उन दिनों में सारी दुनिया में
जितने हिस्टोरियन थे या राइटर थे या आर्टिस्ट थे या जो भी कोई, सब सोशलिस्ट थे जो मशहूर ख़ास। तो उनका पहला काम था कि गरीब आदमी बढ़े, गरीबी कम हो जाए, किसी न किसी तरह उनके लिए जो हो सके हो जाए। गांधी जी ने कहा था, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स शुड बी जज्ड बाय वेदर इट betters the life of the last and the least। ये लास्ट एंड लीस्ट गांधी जी के ख्यालों में रहा है हमेशा। पॉलिटिक्स के कोई माने नहीं, ना इकोनॉमिक्स के कोई माने नहीं, अगर खाली अमीर आदमी बढ़ता रहे और देश के अमीर लोगों का भला होता रहे। इट हैड टू बेनिफिट द लास्ट एंड द लीस्ट। सो इस मकसद पर वो चले और उनकी पॉलिसीज इसी ख्याल से। इसके अलावा ये कि जो चीज़ें हमको ब्रिटिश ने कभी का कंट्रोल कभी नहीं दिया था, वो लिया उनसे वापस। और जैसे ऑयल ढूंढने लगे, तेल बहुत बहुत ज़रूरी था डेवलपमेंट के लिए। ऑयल नहीं था पर उन्होंने कहा हम ढूंढेंगे, हम कोशिश करेंगे। और कोशिश करने से कुछ हुआ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको हमेशा ऑयल बाहर से लेना, पर इस तरह की कोशिश करते रहे कि हम हर चीज़ में आज़ाद रहें। दिस वाज हिज मेन कंट्रीब्यूशन। मैम, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी का कांस्टेंट प्रोपेगेंडा रहा है उनको मेलाइन करने का, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन तो होता रहता। तो वो क्या वजह है जो वो नेहरू से इतनी नफरत करते हैं? क्योंकि उनको मुसलमानों से नफरत थी ना, और नेहरू वो मंजूर नहीं करते थे कि मुसलमान हमसे अलग हैं। मेरे बचपन में मैं स्लोगन सुनती रही, हिंदू मुस्लिम एक हो, और ऑफ कोर्स इनकलाब जिंदाबाद। तो आखिर आरएसएस ने अपना सोच दिखाया जब गांधी जी को मारा गॉडसे ने, और गॉडसे उनके हीरो थे। तो गांधी जी को मारा और उसके बाद आज तक, और जब से बीजेपी सरकार आया है, मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। आप जानते हैं क्या हालत है, क्रिश्चियंस के पीछे पड़े हैं। तो ये तो नहीं हो सकता है ना हमारे हिंदुस्तान में और इंडिया। मैंने उस ज़माने का एक फ्रेज़ बनाया है जब से ये सरकार आई है, द अनमेकिंग ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया कुछ और था। आजकल मैं और मेरे जैसे लोग, हमारे लिए ये एक फॉरेन कंट्री हो गई। मैं नहीं पहचानती हूँ यहाँ कोई ऐसा लैंडमार्क नहीं रहा जो मेरे हिंदुस्तान में रहा है जब मैं बड़ी हुई हूँ, पढ़ी हूँ। तो जो बदला, जो जिस तरह मुल्क बदला है, वो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दलित, क्रिश्चियन वगैरह और मेरे जैसे लोग जो विरोध करते हैं उनके पॉलिसीज का। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस इस वजह से भी नफरत करती है
क्योंकि नेहरू जी ने उस दौर में महिलाओं को लेकर जो निर्णय लिया कि महिला की अपनी भी एक आइडेंटिटी है, माँ, बहन, बीवी, मौसी के अलावा वो कलेक्टर हो सकती है, वो जर्नलिस्ट हो सकती है, या उस तरीके से, या ये जो पिक्चर्स हम अभी देख रहे थे आपकी, जिसको आरएसएस काफ़ी, ये वाली पिक्चर्स अधिकतर उठाइएगा, ये वाली पिक्चर्स उस दौर में, आप तो ये पिक्चर्स किसी फैमिली की एक आम पिक्चर्स है, लेकिन उस दौर में अच्छे अच्छे लोग ये हिम्मत नहीं कर पाते थे। तो क्या आरएसएस की मतलब नेहरूवियन वैल्यूज़ जो थी, नेहरूवियन वैल्यूज़ में जो महिलाओं का सम्मान था, वो भी एक वजह हो सकती है नफरत की? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि जब खाली women's नेहरू equality, सम्मान ma'am. करते थे, Ma'am, the issue of women's equality that was prominent in the family, उसके लिए भी आरएसएस नफरत करते होंगे because they criticize that picture so much. मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ ऐसा, क्योंकि जो महिलाएं उनके साथ हैं, उनके ऊपर भी निर्भर हैं ये लोग कि हमारा कहना फैलाओ, हमारे साथ रहो। बहुत सी औरतें समझती हैं कि ये बहुत यानी उसी के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। आजकल भी देखते हैं, वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात वो है। 40, 50, 60 के दशक में यहाँ महिलाओं को इस नज़रिए से भारत में देखा जाता था जो आज नेहरूवियन वैल्यूज से पहुंचा है। मतलब अब लोग बेटी पैदा करना फख्र भी समझने लगे हैं, तो वो वैल्यूज की स्टार्टिंग तो नेहरू जी ने, मतलब जैसे हिंदू कोड बिल जो हाँ लीगल रिफॉर्म आए थे, वो तो Independence के बहुत बाद। बड़ा एक हाँ। और इन और उन मुझे दिनों- याद है कि उन दिनों में कोई साधु बाहर से पार्लियामेंट पर पत्थर फेंक रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बहुत से राइटिंग हिंदूज भी नफरत करते थे, उसका खिलाफ कर रहे थे कि हिंदू कोड भी ठीक नहीं है, शादी सेक्रेड है, डिवोर्स नहीं होना चाहिए, ये सब बातें चल रही हैं। तो वो पहला स्टेप नेहरू ने लिया जो कि जिससे कुछ रिफॉर्म आया हिंदुओं में पहली बार। ये सब पहली बातें थी जो और भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर्स में और संगीत वगैरह में नेहरू जी की रुचियाँ क्या थी? असेंबलीज में कल्चर ट्रेडिशंस भारत की डाइवर्सिटी पे नेहरू की कैसी अपील थी? कल्चर ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर ट्रेडिशन। अब उनकी किताब से पता चलता है उनकी कल्चर क्या थी। गंगा का इतना सम्मान, वो सब बातें थी कल्चर। जब आम सभा में बोलते थे तो वो पूछते थे लोगों से, विलेज लोगों से, गांव में। वो तो गांव-गांव घूमे हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हिंदू मामू नहीं पहुँचे थे। पूछते रहे कि आप लोग भारत माता की जय कर रहे हैं, इसके क्या माने हैं? यू नो, दिस वाज हिज कल्चर कि हम समझ लें, हम जिन जिन ख्यालों का सम्मान कर रहे हैं उनको हम समझ लें। मैम, एक प्रोपेगेंडा का एक ये भी पार्ट है कि नेहरू को आज उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है जो उनके सबसे करीबी साथियों में थे, चाहे वो सुभाष बोस हो या सरदार पटेल हो। ये भी एक प्रोपेगेंडा का पार्ट है, इस पर आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि उनके अपने कोई आइकॉन नहीं है, कोई हीरो नहीं, तो उनको कांग्रेस के लेने पड़ते हैं और अपना बना लेते हैं। अब गांधी जी को नहीं छुआ इसमें, गांधी जी की तस्वीर हर जगह, मोदी के पास पोस्टर, यहाँ इलेक्शन के ज़माने में एक बहुत बड़ा पोस्टर घर के सामने था, गांधी और
मोदी जैसे कि वो भाई थे। तो गांधी जी को तो उनकी हिम्मत नहीं कि उनको भी निकालते हैं अपने ख्यालों से, पर सुभाष बोस वगैरह उनके साथी थे, साथी रहे और बहुत अच्छी तरह सरदार पटेल और वो तो बहुत ही साथ थे और उनके बिना कुछ नहीं हो पाता। वो तो दोनों मिल के जो कर रहे थे और उनके अलावा अम्बेडकर भी थे और लोग, मौलाना साहब तो बहुत पुराने दोस्त थे, जेल में रहे थे इनके साथ। ये सब लोग मिल के, किसी ने अकेले कुछ नहीं किया, न कोई कर सकता है अकेले। ये उनकी पहली, दूसरी, तीसरी सरकार, 3 सरकारें आई आज़ादी के बाद। लोगों ने मिल के काम किया है। और मुझे एक बात याद आ रही है, आप महिलाओं का पूछ रहे थे। आज़ादी के काफ़ी बाद वो अफ़गानिस्तान गए थे, बुलाया गया था उनको। और ये मेरी कज़न इंदिरा ने बताया मुझे कि अफ़गान सरकार ने इजाज़त दी कि औरतें भी सड़क पे निकलें और लाइन करें जब मामू पहुँचे। कभी नहीं हुआ था ऐसे, कभी नहीं। तो चलो ये सब हुआ है। मैम आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप नेहरू परिवार से हैं, तो एक नेहरू को आपने देखा है। नेहरू एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे थे, जो पॉलिटिशियन से अलग आपके पर्सनल लाइफ? मैंने कभी ऐसा कोई नहीं देखा है, कभी नहीं। वो तो कुछ और थे, इतना हर छोटी बात में वो इंटरेस्ट लेते थे। मुझे एक दफ़ा, मैं चूड़ियाँ पहनती थी जब मैं छोटी थी, और मैं कहीं गिर गई हो, एक चूड़ी टूट गई हो, उसका निशान अभी तक मेरे हाथ पर है। तो मामू, ऐसा नहीं कि उनके पास 1000 और काम नहीं थे, कि चलो चलो मेरे साथ, मुझे ऊपर अपने कमरे में ले गए। और काफ़ी दवाएं थी वहाँ जो लोग उनको भेजा करते थे, वो नहीं कुछ लेते थे। और एक ख़ास दवा उन्होंने निकाली और वो मली। अब ठीक हो गया, मैंने कहा हाँ। तो इस तरह के वो मामू थे। मैंने ऐसा इंसान नहीं कभी उनके अलावा देखा, कभी नहीं। वो तो कुछ और थे। उनकी सभ्यता, उनके ख्याल और उनका रिश्ता हिंदुस्तान में और किसी से नहीं था, और किसी का नहीं था ये रिश्ता। अब चाहे और बहुत से लायक लोग और कांग्रेस में थे और पार्टियों में शायद से, पर जो रिश्ता मामू ने जोड़ा हिंदुस्तान के लोगों से, इसीलिए उनके आपने भी उनका पढ़ा होगा कि उनकी एशेस से पूरे लैंड में, इंडिया में देती है। और जहाँ किसान काम करता है वहीं पर। एक सवाल और है, नेहरू जी को जब हम पढ़ते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो एक सबसे ख़ास बात मुझे जो उनको देख कर महसूस होती है कि वो हर बात के लिए तैयार थे, खुले मन से बात करने के लिए, और वो हल निकाल देते थे हर बात का अपनी बातों से, अपने डायलॉग से। तो उनके जो उस्ताद रहे होंगे, मैं सोचता हूँ जो भी रहे होंगे उनके टीचर्स, वो काफ़ी महान रहे होंगे। क्या कुछ के नाम आप बता सकती हैं? उनके टीचर? हाँ। मामू के? हाँ, क्योंकि वो तमाम बातों, कोई उनका कितना भी कड़े शब्दों में विरोध करे, वो तो खुद उनके टीचर, या आप कह रहे हैं बचपन से? हाँ। यानी
तो बाहर उनकी पढ़ाई काफ़ी हाँ, हुई है। वो इन लोगों से बहुत प्रभावित थे। और गांधी जी, टैगोर, खाली गांधी जी थे और किसी का असर नहीं रहा है उनके ऊपर इस तरह का। He was influenced by Fabian socialists, by the socialist movements of the time. सोशलिस्ट तो वो थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, He spoke against the Spanish Civil War, the rise of fascism in Europe. There was a lot of influence of various socialist thinking, but a rejection of communist authoritarianism. You know, क्योंकि वो वायलेंट था, वायलेंस के खिलाफ रहे। दो कम्युनिस्ट काफ़ी सिंपैथी थे कम्युनिस्ट से। नहीं, मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि हम कैसे उनके साथ रहे आनंद भवन में। हम अलग रहते थे, इलाहाबाद में हमारा दूसरा घर था, माँ बाप और हम 3 बहनें थी। फिर मेरी मामी कमला, उनको टीबी हो गया था और मामू उनको यूरोप ले गए इलाज के लिए। उन दिनों में कोई खास इलाज नहीं था टीबी के लिए, वो बहुत बीमार थी और खैर उनका देहांत हो गया वहाँ। तो उन्होंने मेरी माँ और पापा से कहा कि मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ आनंद भवन में, मैं बेच दूँगा ये घर। सो मेरे माँ बाप ने कहा कि हरगिज़ नहीं, ये दिस हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। सैकड़ों लोग आते रहते थे रोज़ सिर्फ देखने के लिए आनंद भवन को। मैं जब बच्चा थी मैं देखती थी, हाथ फहराते थे ज़मीन पर। तो उन्होंने कहा तुम नहीं बेच सकते हो, तो उन्होंने कहा फिर तुम लोग मेरे साथ रहो। सो दैट इज़ व्हेन वी केम टू लिव विद हिम इन आनंद भवन। हमको, हम और वो फिर और मेरी काजिन मीरा जो उन दिनों में बाहर पढ़ रही थी, आती जाती थी, पर हम सब साथ रहे इसलिए कि वो अकेला नहीं रहना चाहते थे मेरी मामी के डेथ के बाद। और ये जब छोटे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो प्रदर्शन के बारे में बताएंगे। हाँ, अब दोनों बहन के साथ या एक बहन के साथ वो प्रदर्शन में गए थे, पुलिस ने मारा। नानी भी एक प्रोसेशन या किसी चीज़ में शामिल हुई, उनको डंडा पड़ा, ये भी आपको मालूम होगा। पर मैं और मेरी छोटी बहन छोटे थे, मैं शायद 12 बरस की थी और मेरी छोटी बहन 2 साल छोटी मुझसे। और हम भी यूनिवर्सिटी के लड़के आते थे कि चलो, बहुत आया करते थे मेरे पापा से मिलने, मेरे मामू से मिलने। वो लोग थे नहीं, आपको आना पड़ेगा। हम 2 बच्चे घर में थे, हमको ले गए और जलूस निकाला और रीता और मैं अब झंडा लेके तिरंगा। और फिर ये पुलिस आई, काफ़ी वो बड़ा वैन पुलिस का हमारे सामने आके खड़ा हुआ और हम लोग गए और मैं तो कांपने लगी कि क्या होने वाला है। पर हम खड़े रहे, हम हिले नहीं वहाँ से। तो ये सब बातें। तब आप काफ़ी छोटी थी, उम्र क्या थी? उस टाइम मैं शायद कोई 12 बरस की थी, मेरी बहन 10 बरस की, या मैं उससे भी कम। हम छोटे थे, पर क्योंकि यूनिवर्सिटी के लड़के बहुत भरोसा रखते थे हमारे घर पर, हमेशा अगर मामू नहीं जा सके उनके स्टूडेंट्स यूनियन में, तो पापू को ले जाते थे, घर को आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो अब दोनों नहीं थे, तो हमको 2 बच्चों को ले गए और खड़ा किया। और उनकी बड़ी बहन जेल में गई थी जब 18 साल। हाँ, वो भी पकड़ी गई 1942 में, 7 महीने
जेल में रहे। यानी नेहरू फैमिली की जेल की का भी एक लंबा उनकी जिंदगी का हिस्सा है, किससे? जेल का, बहुत आपके परिवार का। बहुत लंबा। मैं अपने बचपन को और हर किताब जो मैंने लिखी है उसमें जेल है। आपको शायद पहले prison में शायद chocolate देखा, थे। हर किताब में जेल है, फिक्शन में। और पुलिस आते थे उनको ले जाने के लिए, आप पापा को या मम्मी को, और हमको बचपन से सिखाया गया था कि पुलिस के सामने रोना नहीं। तो हम नहीं रोते थे, पर मैं फिर अंदर भाग के रोती थी जब वो पकड़े गए। और बहुत मुश्किल बचपन में गुजारा, बहुत मुश्किल, बहुत अलग रहे, बहुत अलग। जान के अच्छा लगा कि नेहरू के बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होती थी, पुलिस के सामने रोना ले, बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होती थी कि पुलिस के सामने रोना नहीं। ये आज के दिन का हासिल है हमारा। ये कि हरगिज नहीं पुलिस को ये देखना है। और हम जैसे हमको हम समझते थे कि बस ये हमारा जीवन है, क्या करें। एक रात, शायद 1-2 रात बजे हम लोग मसहरी के पलंगों के जी। बरामदे पर सोते थे आनंद भवन में। और मेरे पापा ने, वो बहुत दिन हम उनसे मिले, वो कहीं और काम पर थे या जेल में थे, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि कल मैं तुम्हें सिनेमा ले जाऊंगा। मुझे कोई फिल्म थी जो मैं बहुत चाह रही थी देखना, मैं ज़रूर ले जाऊंगा। फिर 1-2 बजे रात को उन्होंने वो मसहरी उठाई और मुझे जगाया कि पुलिस मेरे लिए आए हैं और बेटे मैं वो सिनेमा वो नहीं दिखा सकूँगा। तो ये होता रहता है, बहुत बहुत सेपरेशंस, बहुत कम संग रहे हैं। 27 मई 1964 को जिस दिन जवाहरलाल जी का डेथ हुआ, उस दिन के आप कुछ 27 मई 1964 जिस दिन नेहरू जी का डेथ हुआ, उस दिन के बारे में आप कुछ बता सकते कि देश का कैसा माहौल था? मैं उन दिनों में बम्बई में थी, मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे बॉम्बे में, और मेरी माँ गवर्नर थी महाराष्ट्र में। तो हम दोनों जने बॉम्बे में थे, तो हम फ़ौरन गए दिल्ली। अब मैं क्या बताऊँ, तो तो कोई 7 साल की थी, तो हम पीछे रह गए। हम राजभवन में थे, मैं और मेरी कज़न मंजरी, मेरी बड़ी मासी की लड़की। और यानी बिल्कुल शौक था, क्योंकि वो बीमार थे, लेकिन फिर भी हम नहीं सोचते हैं कि मैं ये कह सकती हूँ कि आज तक I am in mourning. और ये जो सरकार उनको और उनके सारे कंट्रीब्यूशन को मिलाइन कर रही हैं, हटा रही हैं, मुझे नहीं बर्दाश्त है। इसलिए मैं लिखती रहती हूँ। मेरा फिक्शन जो है और मेरी पिछली 2 किताबें और एक जो मैंने अभी ख़त्म करी है, वो इस ज़माने के बारे में है, जो कुछ हो रहा है। और जो भी कुछ मैंने पब्लिक में कहा है या किताबों में लिखा है, वो सब इन बातों पर जो कुछ हो रहा है। और
इसलिए मैंने इस ज़माने को दी अनमेकिंग ऑफ इंडिया कहलाया। इंडिया जो था हमारा हिंदुस्तान, वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो आई कॉल इट द अनमेकिंग ऑफ इंडिया। ये ज़माना है जिसमें हम हमारे लिए एक आखिरी नसीहत आप कर दीजिए, जी जो नेहरूज कर सकते हैं, जो उन वैल्यूज को बचाना चाहते हैं, वो क्या करें इस दौर में? वो बहुत सा हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। हम क्या करें, मतलब हम जो उन वैल्यूज से मोहब्बत करते हैं वो इस वक्त क्या करें? जो आप कर रहे हैं, आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं इस मामले में। यहाँ सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे जो हजारों लोग हैं, मैं उनके लिए एक नसीहत चाहता हूँ जो नेहरूज देखिए, बहुत लोग चुप इसलिए बैठे हैं, बहुत से बोल भी रहे हैं, बहुत से लड़ भी रहे हैं। ये सब हो रहा है, ये नहीं कि सब लोग चुप बैठे हैं, पर जो चुप बैठे हैं वो भी इस ध्यान से कि हमारा परिवार न जेल में ले जाएं। मुझे समझ में आता है कि लोग परेशान हो जाते हैं ना कि उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी हिफाजत ज़रूरी है ना। तो ये भी मैं समझती हूँ कि क्यों ये लोग चुप रहे हैं, पर बहुत नहीं चुप रहे हैं। बहुत उनमें से बहुत से जेल में पड़े बिना कोई चार्ज, बिना कोई ट्रायल, बिना कोई चार्ज, कुछ नहीं, पकड़ा और जेल में डाल दिया। क्या वजह? कोई वजह नहीं। और ये अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा नहीं, उन्होंने इंसाफ का जजमेंट नहीं दिया। थैंक यू मैम, आपने हमें समय दिया इतना कीमती। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, पर इससे भी ज़्यादा जान के कि आप क्या काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं इन ख्यालों को ज़िंदा रहने के लिए। सिर्फ मामू सिर्फ नहीं, पर जो माहौल था, जो उनके ख्याल थे और उनके मित्रों के, जिनके साथ मिल के उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान बनाया, आप लोग उसको जिंदा रखें। थैंक यू। थैंक यू।